एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल आज हम हल करेंगे और आसानी से समझेंगे। आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले हमने पहला सवाल और पहले सवाल के तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ लिए हैं। ये देख सकते हो इनके आंसर। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर सभी वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हमने तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए थे। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनका रिवीजन अच्छी तरह से कर लेना, नहीं तो आपको एक बार समझ में आने के बाद आप भूल भी सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो जो पढ़ते जा रहे हो उनका सबका रिवीजन करते जाना है। आज ये सवाल हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। आप चाहो तो इसे दोबारा देख लेना या फिर अपनी बुक में ही अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगर आप इस तरह से पढ़ के अपने स्कूल में जाएंगे तो या तो आपको वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर आपको स्कूल में समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि किसी भी प्रश्न का हल उसके प्रश्न में ही होता है ना। जो भी प्रश्न होता है उसका आंसर प्रश्न के अंदर ही होता है। तो हमें प्रश्न में से ही आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे आंसर, ये देखिए देखिए जब मैं 10th क्लास में था तो मैं क्या करता था, मोबाइल पर बहुत सारे तब भी वीडियोस रहते थे। मैं अकेला नहीं हूँ जो कि इस तरह से वीडियो आपको समझा रहा हूँ, बहुत सारे थे। तो मैं पहले क्या करता था, एक दिन पहले ही मुझे पता होता था कि अगले दिन या फिर 2 दिन बाद मेरे स्कूल में मुझे ये पढ़ाएंगे, ये वाली प्रश्नावली चलेंगी या फिर ये वाला क्वेश्चन चलेगा। तो मैं एक दिन पहले ही उसे मोबाइल में अच्छी तरह समझ लेता था। अगर मोबाइल में कुछ कन्फ्यूज़न रहती तो स्कूल में जाके क्लियर हो जाती थी। और किसी कारण से मैं मोबाइल में नहीं समझ पाता था तो स्कूल से आने के बाद तुरंत मोबाइल में समझता था इसी तरह के वीडियोस देखकर। तो वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से घुस जाते थे, है ना। आपको भी इसी तरह से करना है। देखिए हम सवाल पढ़ लेते हैं पहले। जब मैं 10th में था तो मैं सबसे पहले तो सवाल को पूरी तरह से पढ़ता था। मेरा गोल कभी भी ये नहीं था कि मैं पास हो जाऊँ। मैंने हमेशा यही देखा था कि मैं आगे जब जॉब में लगूँगा, जब मेरे सामने ये सवाल आ गया तो मैं इसको तुरंत हल कर दूंगा। इस तरह से मैं पढ़ता था। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमको दर्शाना है ना, इस तरह से दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम एक रफ ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, इधर रफ में हम देख लेते हैं। यदि कोई भी संख्या है जिसमें हमें भाग देना है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ए, है ना। जिस भी संख्या से भाग देते हैं, जैसे हमें 6 से भाग देना है, और यहाँ पर हम इस साइड की जो भागफल आता है आपका क्यू बोलेंगे, और जो शेषफल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 4, अब हमें 4 में 2 का भाग देना है तो 2, और यहाँ पर अब आंसर आएगा 2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 4 और शेषफल आएगा 0। तो यहाँ पर 2 तो आपका है ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में ए बराबर क्या है, 4। ये देखिए ये है और ये है, तो ए का मतलब क्या होगा, 4। इसके अलावा क्यू का मतलब क्या है, 2, ठीक है। इसमें क्यू का मान क्या है, 2। आर का मान क्या है, शेषफल 0, आर का मान होगा 0, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से समझ लेना है इस इक्वेशन को, इसको अच्छे से समझना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये प्रमेयिका है। इस सवाल को हल करने के लिए एक प्रमेयिका है जिसका आपको यूज करना है, वो है a बराबर 6q+3, है ना, सॉरी r। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर a चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए a बराबर हम क्या लिखेंगे, इसका अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो क्या आएगा आपका, जैसे अभी हमने आपको बताया था। अगर हम 4 में भाग देते हैं इस तरह से 2 का, तो कितना आएगा आंसर 2, और 4 आपका आएगा, शेषफल 0 आएगा। अब अगर हम 2 में 2 का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 6 में, यहाँ पर देखिए 6q लिखेंगे। अब यदि हम 6 में q का गुणा करते हैं तो a प्राप्त होगा, तो ये इसके बराबर होगा। बराबर का मतलब होगा दोनों एक ही संख्या है ना। जैसे 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, उसी प्रकार q में 6 का गुणा करेंगे तो a प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब किसी संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता तो किसका निशान होता है, गुणा का निशान होता है ना। अब 6 में q का गुणा करेंगे तो a होगा, है ना। इसके बाद में हमें लिखना है प्लस में जो आपको शेषफल दिया हुआ है ये r,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है 6 क्यू प्लस 1 दिया हुआ है, तो पहले हम इसको लेंगे। देखिए अब ये हमारा इक्वेशन बन गया 6 क्यू प्लस 1, ऐसा बना लेना है आपको, है ना। अब हम r का संभावित मान निकालेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि r का संभावित मान हमेशा इससे छोटा होगा, ठीक है। यदि इसके बराबर आ जाता है या फिर इससे ज़्यादा आता है, मान लो यहाँ पर आपका शेषफल 6 आता है ना, शेषफल 6 आ जाता तो क्या होता, 6 कम 6 एक बार में कट जाता है, इधर 1 लिखा जाता है, शेषफल 0 हो जाता। हमेशा इससे छोटा ही आएगा, जो भी आपका शेषफल होगा उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं उससे आपका शेषफल छोटा आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो इससे छोटी संख्या क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5, है ना। कितनी संख्या हो जाएगी, 5, 1 2 3 4 5, इतनी संख्या है। ये आपका आर का संभावित मान है, ठीक है। आर बराबर संभावित मान मतलब इतने 1 2 3 4 5 इसका शेषफल आ सकता है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं करके। जैसे ए बराबर 6 क्यू, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 क्यू, मतलब एक बार हमने लिखा है। इसके बाद में हम देख लेते हैं ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। इसके बाद में ए बराबर 6 क्यू प्लस ये 2 हो सकता है। ए बराबर 3 हो सकता है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो सकता है ना। यह आर के संभावित मान है ना, ऐसा हमने लिख लिया है। अब इतना लिखने के बाद अब इसको और समझते हैं इधर मेन में, है ना। ये तो हमारा रफ था, अब हमारा जो मेन सवाल है इसमें समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें लिखना है आर के संभावित मान, है ना। हम लिख लेते हैं आर के संभावित मान बराबर या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ये आर के संभावित मान हो सकते हैं, है ना। जैसा कि हमने यहाँ पर रफ में देखा था, यहाँ पर देखिए हमने रफ में देखा था, यहाँ पर जो भी संख्या आर से छोटी ही होती है। अब यहाँ पर आर हमें कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 से छोटा जितना भी है, जैसे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर 10 दिया होता है तो 6 7 8 9 तक ये चला जाता। अगर यहाँ पर 2 दिया होता तो 1 ही आता, है ना। इस तरह से तो आर के संभावित मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 5 है। अब देखिए ए का मान कितना होगा, यदि हम आर बराबर 0 रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 क्यू प्लस आर बराबर हम यदि 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम यदि ए का मान यहाँ पर आर का मान 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1। इसी तरह से हम आर का मान 2 रख के देखते हैं तो 6 क्यू प्लस 2, ये मान हमने 2 रखा। इसी तरह से हम और देख लेते हैं तो 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। इससे ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 है, इससे छोटा ही हो सकता है। अब यहाँ पर इसका बराबर तो 6 क्यू ही होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो उसी संख्या का रूप ले लेती है। अब हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ ये क्यों लिखा गया है मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ। यहाँ पर पहले लिखना है, यहाँ ए के मान 6 क्यू कोमा 6 क्यू प्लस 2 कोमा 6 क्यू प्लस 4 क्यों लिखा गया है आपको बहुत ही आसानी से समझा रहे हैं। पहले लिख लीजिए 6 क्यू प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, जबकि यहाँ पर हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखना है। यहाँ पर देखिए जबकि 6 क्यू प्लस 1 कोमा 6 क्यू प्लस 3 कोमा 6 क्यू प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड
नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 6q+1, 6q+3 और 6q+5 विषम पूर्णांक है, जो कि हमें सवाल में बताया गया है। सवाल में हमें दिया है क्या सिद्ध करना था कि के रूप में होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं, जहाँ a के मान 6q+6q 6q+2 6q+4 में 2 एक गुणनखंड है, जबकि 6q+1 6q+3 6q+5 में 2 एक गुणनखंड नहीं आता। 6q+1 6q+3 6q+5 विषम पूर्णांक है। ये सवाल आपके लिए वेरी IMP है, एग्जाम में आ सकता है, ज़्यादातर आता है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अब आपको बता देते हैं ऐसा कैसे आया है। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके संभावित मान निकाले थे, जबकि r बराबर 6 से छोटा ही हो सकता है। तो क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। फिर हमने इस तरह से बनाया a बराबर 6q+0, 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5, और इसी को ऐसा कैसा हमने यहाँ पर उतारा है, और इस तरह से इसको आपको लिखना है ना। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से